हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स और प्यारे बच्चों। अभी हम लोग सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे 10th पास करके 11th में आ रहे हैं या जो भी बच्चे अपने कंपटीशंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, वो केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि आपके 11th के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर्स आपके फाउंडेशन चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको इन 4 चैप्टर्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत रहती है या आपके ब्रेन में इन चैप्टर्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, तो आगे की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही पहाड़ जैसी महसूस होगी। वहीं अगर ये 4 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, आपने इन 4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, तो फिर आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है। तो इसलिए ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अभी हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और मोल कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री के बाद आज स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर ये आखिरी वीडियो है, जिसमें हम आज लिमिटिंग रिएजेंट के संबंध में कुछ डिस्कशन आपसे करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, इस वर्ड में ही लिखा हुआ है लिमिटिंग, और लिमिटिंग से पहले है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है रुक जाना या खत्म हो जाना। जैसे आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि आप आसमान में पूरी ताकत से उड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उड़ सकते हैं? आप नहीं उड़ सकते। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो आपको लिमिट कर रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो आपको रोक देता है। आप जाना तो बहुत चाहते हैं, आसमान में उड़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन आपको ऐसा करने नहीं देता है। या दूसरा सिनेरियो आप इमेजिन करें, सपोज एक बहुत ही अमीर आदमी है कोई, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ही कैन अफोर्ड एन नंबर ऑफ स्वीट्स। बहुत ज़्यादा मिठाई वो खा सकता है, वो खरीद सकता है, उसका परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर उसको डायबिटीज़ है, तो क्या वो मिठाइयाँ खा पाएगा? उसका सारा रुपया पैसा सब बेकार है। वो खरीद सकता है, देख सकता है, पूरी मिठाई की दुकान खरीद सकता है, लेकिन मिठाई खा नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी ने उसको मिठाई खाने के लिए लिमिट कर रखा है। सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है केमिकल रिएक्शंस में। हर केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो पूरी रिएक्शन को रोक सकता है। ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा वो रिएक्टेंट होगा जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि द रिएक्टेंट which get consumed first, यानी किसी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट सबसे पहले पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो ये रिएजेंट हो जाएगा हमारा LR, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो
अब इसका असर क्या पड़ेगा? सपोज जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट हमारा सबसे पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले खत्म होगा। लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले खत्म होगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म होगा, और परिणाम उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिएक्शन will stop instantly। सपोज आपके घर में बहुत सारा दाल है और चावल है, आप उससे खिचड़ी या और दूसरा कुछ खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो कुकिंग गैस है वो बहुत थोड़ी है। तो जब तक वो कुकिंग गैस रहेगी बस तभी तक खाना बन सकता है। जैसे ही कुकिंग गैस खत्म होगी आपका सारा दाल चावल जितना भी आपने रख रखा है सब का सब बेकार है। बिल्कुल सेम सिनेरियो आपका लिमिटिंग रिएजेंट का होता है कि जो रिएक्टेंट आपका रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो गया, तो एक रिएक्टेंट के खत्म होते ही बाकी सारे रिएक्टेंट कितनी भी मात्रा में हो उसका रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ना है। पूरी रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट के खत्म होते ही रुक जाएगी। बाकी बचे रिएक्टेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दे विल नॉट प्रोसीड फर्दर फॉर द रिएक्शन। ये लिमिटिंग रिएजेंट का मैजिक है। अब इसी में अगली समस्या आती है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को या लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचाने कैसे। तो अब अगला डिस्कशन उस पर कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे पहचानें। लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने से पहले हमें एक छोटी सी क्वांटिटी होती है जिसको जानना चाहिए। सपोज उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोल रेशियो, MOLE, मोल रेशियो। अच्छा देखिए, ये आज का जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 3, ये मैं पूरी तरह से एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का अच्छा नॉलेज नहीं है या आपको स्टोशियोमेट्री का नॉलेज नहीं है तो आप पहले उन वीडियोस को, मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो या स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अर्लियर वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप पहले उनको देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मोल रेशियो अब कैसे निकलता है ये और क्या है ये, इसको समझिए। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है, स्मॉल a moles of A reacts with small b moles of capital B to give you small x moles of C and small d moles of कैपिटल D। यानी स्मॉल a मोल कैपिटल A के रिएक्ट करते हैं स्मॉल b मोल ऑफ कैपिटल B, और रिजल्ट में हमको प्रोडक्ट मिलता है स्मॉल x मोल ऑफ कैपिटल C एंड स्मॉल d मोल ऑफ कैपिटल D। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन कर लेते हैं या मान लेते हैं कि जो हमारे कैपिटल A के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Na है रिएक्टेंट में, और B के हमारे नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं, और C के हमारे नंबर ऑफ मोल्स Nc हैं, और D के हमारे नंबर ऑफ मोल्स Nd हैं। ठीक, तो ये जो मोल रेशियो की क्वांटिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का। जैसे इस रिएक्शन में आप देखें ध्यान से तो D का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल d है, कैपिटल C का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल x है, और कैपिटल B का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका स्मॉल b है, और कैपिटल A का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका स्मॉल a है। तो हमारा जो मोल रेशियो होगा वो मोल रेशियो
is nothing but number of moles of species divided by stoichiometric coefficient of species। ये फार्मूला है हमारे पास जिससे हम किसी भी स्पेसी का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में बन रहे हैं, इस फार्मूले को पुटअप कर देंगे तो हर एक स्पेसी का अलग अलग मोल रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसी रिएक्शन पर इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और हर एक स्पेसी का मोल रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर मोल रेशियो के लिए मोल रेशियो निकालते हैं। तो इस ए का मोल रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। बी की बात करें तो बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स एंड बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी। ठीक है। अब अगर सी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल एक्स। अब डी की बात अगर करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज स्मॉल डी। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन में मोल रेशियो को हर स्पीशी के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस मोल रेशियो का इम्पैक्ट क्या है या इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, एक स्टेज किसी भी रिएक्शन में ऐसी आएगी जब ये सारे मोल रेशियोज चाहे रिएक्टेंट के हों चाहे प्रोडक्ट के हों, आई रिपीट, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सारे के सारे मोल रेशियो बराबर हो जाएंगे। यानी दिस Na अपॉन स्मॉल a विल बी इक्वल टू Nb अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू Nc अपॉन x इज इक्वल टू Nd अपॉन स्मॉल d। वो स्टेज जब सारे मोल रेशियो किसी भी रिएक्शन के बराबर हो जाएंगे, उस स्टेज पर हम ये कहते हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यानी उसके सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो चुके हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने बनने थे वो सब बन चुके हैं। तो ये है मोल रेशियो की कहानी। अब इस मोल रेशियो की मदद से हम लिमिटिंग रीजेंट बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम हर स्पीशी का मोल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और जिस स्पीशी का मोल रेशियो, आई रिपीट, जिस स्पीशी का मोल रेशियो रिएक्टेंट साइड में सबसे कम होगा, जिस रिएक्टेंट का मोल रेशियो सबसे कम होगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो नोट कर लीजिए इस बात को, जिस स्पीशी का मोल रेशियो सबसे कम, वही LR यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर इसी पर आगे अब कुछ न्यूमेरिकल किए जाएं। जल्दी नोट कीजिए। YouTube आपको सुविधा देता है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, तो उस सुविधा का लाभ उठाइए और नोट कीजिए ताकि जल्दी से आगे न्यूमेरिकल किए जा सकें। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये केमिकल इक्वेशन है 2A + 3B इज इक्वल टू 4C और इस रिएक्शन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। गिवन
2 moles ऑफ A एंड B ईच टेकन, मतलब A के भी 2 मोल लिए गए हैं और B के भी 2 मोल लिए गए हैं। तो हमें पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब इसमें देखिए आप पहले मोल रेशियो सबका निकालेंगे। मोल रेशियो ए के नीचे ए का निकाल रहे हैं, तो मोल रेशियो का हमारा फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो देखिए ए के कितने मोल्स लिए गए हैं 2 डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये रहा ए। तो ए के कितने स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो ये 2/2 यानी ए का मोल रेशियो हो गया 1। ठीक, इसी तरह से बी के नीचे बी का निकालेंगे। बी के नंबर ऑफ मोल्स भी हैं 2, लेकिन बी का स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो ये आ जाएगा हमारा 0.67। तो मोल रेशियो देखिए भले ही नंबर ऑफ मोल्स ए और बी दोनों के बराबर थे, लेकिन मोल रेशियो के मामले में आपका बी कम पड़ रहा है। तो बताया आपको पहले ही कि मोल रेशियो जिसका कम होगा वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट बी इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इस रिएक्शन में बी पहले खत्म हो जाएगा। बी अपने 2 मोल को पहले खत्म कर देगा और उसके बाद पूरी रिएक्शन रुक जाएगी। ए कितना बचा रह गया उस टाइम पर, उससे रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी खत्म जैसे ही वैसे ही पूरी रिएक्शन रुक जाएगी, उसी जगह रुक जाएगी। ए कितना बच रहा है, सी कितना बन रहा है, कोई मतलब नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म मतलब रिएक्शन रुक गई, उसी जगह रुक जाएगी तुरंत। आई होप आपने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें। चलिए ये अगला न्यूमेरिकल है जिसको हमें सॉल्व करना है। आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखिए 2 moles of A and B are reacted to form C. Find how much of A will be left in beaker. इक्वेशन है हमारी 2A + 3B = 4C। इसमें हमें बताया है कि A के 2 मोल हैं, B के भी 2 मोल हैं और रिएक्शन होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। रिएक्शन कंप्लीट होने पर कितना A बचा रह जाएगा। ठीक, देखिए कैसे अभी स्टोसियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट की मदद से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कैसे करते हैं। देखिए हमें ए के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं 2, बी के भी हैं 2। तो मोल रेशियो जरा देखें इनका। मोल रेशियो के हिसाब से ये 2/2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ए का 2 डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का वो भी 2, तो 2/2 = 1। अब बी पर आए तो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे 2 और स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0.67। यानी ये जो बी है वो मोल रेशियो में ए से कम है, यानी कि बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बी इज LR। बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी इसका मतलब हो गया बी पहले खत्म होगा। यही तो बताया था ना लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन में, यही तो बताया था ना कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में और रिएक्शन उसी जगह पर रुक जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए कितना बचेगा।
अब इसके लिए आपको स्टोशियोमेट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए बी पहले खत्म होगा और ए कुछ बचा रहेगा, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बी के कंज्यूम होने के बाद ए कितना बचा रहेगा। इसमें स्टोशियोमेट्री की मदद लेंगे। स्टोशियोमेट्री के हिसाब से देखिए इस रिएक्शन को, 2 मोल ए के रिएक्ट करते हैं 3 मोल बी से और देते हैं हमको 4 मोल सी के। ठीक है, अगर स्टोशियोमेट्री के बारे में नहीं पता है तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 1 पार्ट 2 और मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए। तो ऑलरेडी इसी केमॉर्जिन चैनल पर अपलोडेड है। देखिए इस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ बी टू गिव 4 मोल्स ऑफ सी। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि बस 3 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं? 3 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ए। हेंस आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 मोल hence 1 mole of B react with 2/3 moles of A। अब B के एक्चुअल में मोल हैं कितने हमारे पास? 2, तो इसलिए 2 मोल्स ऑफ B रिएक्ट विथ, ये 1 मोल पर 2/3 है तो 2 मोल पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/3 मोल्स ऑफ ए। इसी को और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1.33 मोल्स ऑफ ए। ठीक है, अब बी के 2 मोल ए के 1.33 मोल से रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद जैसे ही बी के 2 मोल खत्म हो जाएंगे रिएक्शन रुक जाएगी। यानी रिएक्शन के एंड होने पर ए के 1.33 मोल रिएक्ट हो चुके। समझ में आई बात कि चूंकि बी के सिर्फ 2 मोल थे और बी ही हमारा लिमिटिंग रेजेंट है, तो बी ने अपने पूरे 2 मोल कंज्यूम कर दिए और रिएक्शन हुआ 1.33 मोल ए से। शुरुआत में हमारे पास ए के टोटल मोल थे 2, कंज्यूम हो गए इतने, तो बचे कितने? हेंस रिमेनिंग ए विल बी, इनिशियल अमाउंट ए का है 2 मोल और कंज्यूम हो गया हमारा 1.33 मोल। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बराबर 0.67 मोल। यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने पर आपके पास ए के 0.67 मोल्स बचे रहेंगे। तो आई होप कि आपने इस न्यूमेरिकल के जरिए लिमिटिंग रेजेंट को काफ़ी अच्छे से समझा होगा और इस सॉल्यूशन को अपने दिमाग में बिठाया होगा। नोट कर लीजिए इसको ताकि हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकें। चलिए, ये अगला न्यूमेरिकल या पिछले न्यूमेरिकल का एक्सटेंशन है कि 2 मोल्स ऑफ ए एंड बी रिएक्टेड टू फॉर्म सी। ये रही केमिकल इक्वेशन। फाइंड आउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी फॉर्म। पिछले बार में हमने सॉल्व किया था कि ए का कितना अमाउंट बचा रहेगा, अब पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट सी का कितना बनेगा। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप में हमें लिमिटिंग रेजेंट को पहचानना होगा। आई होप कि अब आप लोग लिमिटिंग रेजेंट को पहचानना सीख लिए होंगे। तो पहला स्टेप मोल रेशियो को निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स
नंबर ऑफ मोल मेरे हैं ए के 2 और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 2, यानी आ गया 1। अब बी का मोल रेशियो निकालते हैं। बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो ये बराबर आ जाएगा 0.67 लगभग में। ठीक है, यानी यही हमारा बी जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि मोल रेशियो इसी बी का सबसे कम है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका मोल रेशियो सबसे कम वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब सी सिर्फ उतना बनेगा जब तक बी के 2 मोल खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही बी के 2 मोल खत्म वैसे ही सी बनना बंद हो जाएगा। तो हमें बस बी और सी पर स्टोशियोमेट्री और यूनिटरी मेथड लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। अब देखिए लगाते हैं, स्टोशियोमेट्री के हिसाब से एनालाइज करें। सिंस 3 मोल ऑफ बी गिव्स 4 मोल ऑफ सी, स्टोशियोमेट्री के हिसाब से यही तो एनालिसिस होगा हमारा कि 3 मोल ऑफ बी गिव्स 4 मोल ऑफ सी। तो 3 मोल्स ऑफ बी गिव्स 4 moles C, hence 1 mole of B will give 4/3 mole C। लेकिन B के मोल हैं कितने हमारे पास? 2, अब इसलिए या hence 2 मोल of B gives 4/3 into 2 मोल C, यानी ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 3 6 2.67 मोल। यानी जो C की मैक्सिमम अमाउंट बन सकती है विथ 2 मोल्स ऑफ B, क्योंकि B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो होगी 2.67 मोल। आई बात समझ में? कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके रिएक्टेंट कितना बचेगा वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बन सकता है किसी रिएक्शन में उसका भी एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। चलिए ये अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में 2012 में आया हुआ है। बिटसेट के नाम से आप जानते हैं उसको। क्वेश्चन कहता है, ऑन स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ ईच लिथियम हाइड्राइड एंड BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, हाउ मैनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ डाइबोरेन इज फॉर्म्ड। ये बेसिकली आपका एस ब्लॉक की रिएक्शन है। जब आप 11th में एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में बोरान फैमिली पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये एज्यूम करते हुए कि आप लोग अभी 11th में एस ब्लॉक तक नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और एस ब्लॉक काफ़ी बाद में आएगा, तो आपके लिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। इसके बेस पर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इक्वेशन ऐसे है, 6LiH प्लस 8BF3 इज इक्वल टू 6LiBF4 प्लस B2H6। अब क्वेश्चन में हमको कहा है कि लिथियम हाइड्राइड के 2 मोल लिए गए हैं और बोरान ट्राइफ्लोराइड के भी 2 मोल लिए गए हैं, और इससे हमें मैक्सिमम कितना डाइबोरेन मिल सकता है। ठीक, तो डाइबोरेन हमें मैक्सिमम उतना ही मिलेगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में मौजूद होकर रिएक्शन करता रहेगा। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी और डाइबोरेन का बनना बंद हो जाएगा। यानी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देखिए डायरेक्टली कहीं नहीं बोला जा रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन है, लेकिन अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का नॉलेज है तो इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।
इसलिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आगे आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस या प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये चैप्टर आपकी मदद करता है। ये चैप्टर आपके लिए नींव तैयार करता है। तो अगर ये चैप्टर आपका मजबूत नहीं है या इसके आगे के 3 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वो आपके मजबूत नहीं हैं तो फिर केमिस्ट्री आपके लिए एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट रहेगा। और वहीं अगर आपको ये बेसिक 4 चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में भी हमको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डाइबोरेंट उतना ही मिलेगा मैक्सिमम जब तक लिमिटिंग रेजेंट रहेगा। जैसे ही लिमिटिंग रेजेंट हमारा ख़त्म होगा रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी। तो कितना मैक्सिमम डाइबोरेंट बनेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना लिमिटिंग रेजेंट हमारे पास है। तो पहले लिमिटिंग रेजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा मोल रेशियो। तो मोल रेशियो लिथियम हाइड्राइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइडेड बाय लिथियम हाइड्राइड का स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 ये बराबर आया 3। बोरान ट्राइफ्लोराइड पर आइए। बोरान ट्राइफ्लोराइड का मोल रेशियो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड जो कि है 2 डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोरान ट्राइफ्लोराइड का है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। हिंदी में 2 1 कम 2 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 0.25। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड के मोल रेशियो सबसे कम है, इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड आपका लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रेजेंट यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड पहले खत्म होगा और बोरान ट्राइफ्लोराइड के खत्म होते ही आपका डाइबोरेन यानी कि ये B2H6 बनना बंद हो जाएगा। तो अब हमें सिंपल यूनिटरी मेथड और स्टोसियोमेट्री को लगा के BF3 और B2H6 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड और डाइबोरेन के बीच में स्टोसियोमेट्री को यूनिटरी मेथड से अप्लाई करते हैं। तो देखिए सिंस 8 मोल जब इसका बोरान ट्राइफ्लोराइड का होता है तो इसका 1 मोल बनता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड के 8 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं। तो लिखेंगे 8 मोल्स ऑफ BF3 gives 1 mole B2H6। ठीक, hence 1 mole of BF3 gives 1/8 mole B2H6। ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब चूंकि 1 मोल BF3 से हमको 1/8 मोल B2H6 मिल रहा है तो इसलिए 2 मोल से कितना मिलेगा जो हमारे पास है 2 मोल BF3 से 1/8 गुणे 2 ये बराबर 2/8 ये बराबर 1/4 यानी अंग्रेजी में 1/4 ये बराबर हो जाएगा 0.25 मोल। यानी हमको मैक्सिमम इस पूरी रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ 0.25 मोल B2H6 मिल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए सिर्फ स्टोसियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट के नॉलेज से आप ऑलरेडी एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन में आए हुए सवाल को कितनी आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट स्टोसियोमेट्री के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस को देखते हुए आएँ। ये देखिए ये एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें दूर दूर तक आपको लिमिटिंग रेजेंट
के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रीजेंट के कॉन्सेप्ट से। तो आइए इस प्रॉब्लम को लेते हैं। इन रिएक्शन वी टेक 2 moles ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH and 8 moles of H2SO4. Find whether left behind solution is acidic, basic, neutral या none of these। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मोल कॉन्सेप्ट और स्टोशियोमेट्री और आपके ये लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट दोनों का यूज करना होगा। तो पहले रिएक्शन को लिखते हैं NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अच्छा, इसका कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, एक बेस है और एक एसिड है, तो इसका प्रोडक्ट सॉल्ट होगा और वाटर होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखिए यहाँ पर ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में है और ये OH निगेटिव के फॉर्म में। यहाँ पर ये H2SO4 H पॉजिटिव के फॉर्म में है और ये SO4 डबल निगेटिव के फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव को निगेटिव से मिलाइए। तो अब ये Na पॉजिटिव मिलेगा SO4 2 माइनस के साथ। ये Na पॉजिटिव की वैलेंसी को यहाँ ले जाइए और इसकी वैलेंसी को यहाँ ले आइए, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट आपका हो जाएगा Na और ये देखिए 2 उठ के यहाँ आएगा Na2SO4, ठीक। अब बाकी बचा केवल H प्लस और OH माइनस, ये दोनों जुड़ के आपको वाटर दे देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा, ये मेथड काफ़ी काम का है, इस पर आगे और चर्चा होगी जब हम लोग S ब्लॉक पढ़ेंगे। तो इस मेथड के जरिए हम S ब्लॉक और P ब्लॉक की ज़्यादातर रिएक्शंस को बगैर बैलेंस किए हुए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे। तो उस टाइम पर ये टेक्निक हमारी काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें इसके 2 मोल्स हैं NaOH के और H2SO4 के 8 मोल्स हैं। और पूछा जा रहा है जो लेफ्ट बिहाइंड, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा, लेफ्ट बिहाइंड मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्यूशन बच रहा है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या नन ऑफ दीज, ठीक। तो इसमें भी जो बचेगा वो लिमिटिंग रीजेंट हमारा नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमें ये पता करने के लिए कि सॉल्यूशन में बचा क्या, वो तो हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, लेकिन हाँ लिमिटिंग रीजेंट से हम ये जान सकते हैं कि रिएक्शन में कम्प्लीटली ख़त्म क्या हो जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में सबसे पहले कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो इस NaOH के लिए, तो मोल रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। NaOH के लिए 1, यानी इसका हो गया 2 मोल रेशियो। NaOH का मोल रेशियो आ गया 2। H2SO4 का कैलकुलेट करते हैं। H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स 8 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 8। अब मोल रेशियो कम हमारा किसका है? NaOH का, यानी इस पूरी रिएक्शन में हमारा NaOH रिएक्शन में पूरी तरह से सबसे पहले खत्म होगा। आई रिपीट, चूंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट NaOH हो चुका है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में सबसे पहले NaOH पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब NaOH पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो सॉल्यूशन में लेफ्ट बिहाइंड सॉल्यूशन में बचा क्या रह जाएगा? H2SO4, जो कि एसिड है। इसलिए हमारा लेफ्ट बिहाइंड सॉल्यूशन जो होगा
वो एसिडिक होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखा आपने, सिर्फ मोल रेशियो, लिमिटिंग रेजेंट, स्टोशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, इनके नॉलेज से इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को हम न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि केमिस्ट्री के आगे आने वाले चैप्टर्स में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक आपने मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रेजेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब जो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम आप एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी। लेकिन अब चूंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट को मेरे साथ अच्छे से समझा है, तो आप अभी के अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक नॉलेज से इस तरह की प्रॉब्लम जो सामने है वो हम बड़े आराम से, बड़े स्मूथली और बड़े कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय, एक एलॉय है जिसका 1 ग्राम वजन है, कंटेनिंग मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। उस एलॉय में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। रिएक्ट विथ HCl टू गिव 1.12 लीटर H2 at STP। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एलॉय। यानी हमसे पूछ रहा है कि जो एलॉय हमने लिया है उस एलॉय में कितना मैग्नीशियम और कितना एल्युमिनियम होगा। ठीक है। तो पहले हमको ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है कि ये एलॉय 1.12 लीटर हाइड्रोजन STP पर देता है। तो हम पहले यहीं पर सीधे सीधे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड जो बाहर निकला है इस पूरी रिएक्शन में, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1.12 लीटर निकला है STP पर, और STP पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो उस लिहाज से अगर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला डिराइव करेंगे तो फार्मूला आ जाता है हमारा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम है हमारा 1.12 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 0 आएगा, ये यहाँ से उड़ जाएगा, 112 दूना 224, 1/20, और ये 1/20 को और सॉल्व करेंगे तो 0.0 और फिर 0 0 25 या 100, 20 पंचे 100। तो ये हाइड्रोजन के, चाहे हम ये कहें कि 1.12 लीटर लिबरेट हुई या ये कहें 0.05 मोल हाइड्रोजन इस रिएक्शन में लिबरेट हुई है। अब देखिए, इस एलॉय में हमारे पास मैग्नीशियम भी है और एल्युमिनियम भी है। ठीक, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब कहने का है कि जब एलॉय रिएक्ट करेगा तो एलॉय के अंदर का जितना भी एलिमेंट है वो सब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम ये मान लें कि एलॉय में मैग्नीशियम X ग्राम है, लेट मैग्नीशियम इन एलॉय is equal to X gram. This implies that aluminium in alloy ये हो जाएगा 1 माइनस X ग्राम। ठीक, क्योंकि टोटल वजन पूरे एलॉय का 1 ग्राम है, उसमें से X ग्राम हमारा मैग्नीशियम हो गया, तो बाकी बचा जो अमाउंट है वो सारे का सारा हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। अब यहीं से हम मैग्नीशियम के मोल्स निकाल सकते हैं। तो मैग्नीशियम के मोल्स हमारे क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास मैग्नीशियम का। तो गिवन मास हमारा X हो गया और डिवाइडेड बाय मोलर मास मैग्नीशियम का 24 सॉरी।
इसी तरह से हम एल्युमिनियम के भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो एल्युमिनियम के मोल्स हो जाएंगे हमारे एल्युमिनियम का वेट है हमारा 1 - x अपॉन 27 यहाँ एल्युमिनियम का मोलर मास। ठीक, इतने मोल मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एलॉय के अंदर है। अब थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करें कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। देखिए, ये रहा आपका मैग्नीशियम, ये रहा आपका HCl, ये रिएक्ट करेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी टाइम उस चीज को सीख सकते हैं कि देखिए Mg पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिल करके आपका MgCl2 बना सकते हैं और H2 गैस लिबरेट करेंगे। अब इस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करें तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। तो अब इस इक्वेशन की स्टोशियोमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि बात मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोशियोमेट्री के हिसाब से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसलिए x/24 मोल्स कितने हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। लगाइए जरा स्टोशियोमेट्री। सिंस 1 मोल मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये रहा, वहां पर सिर्फ 1 लिखा है, तो ये 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज लिबरेटिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स यू 1 मोल H2। अब मैग्नीशियम हमारा है कितना, x/24 मोल्स, इसलिए x/24 मोल मैग्नीशियम हमें देगा 1 × x/24, तो ये हो जाएगा x/24 मोल हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरह से हम एल्युमिनियम के लिए भी हाइड्रोजन की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल्युमिनियम का जब रिएक्शन होगा आपका, ये एल्युमिनियम प्लस HCl, तो ये दे देगा हमको AlCl3 प्लस H2। अब इधर अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले इसको बैलेंस कर दें, क्योंकि स्टोशियोमेट्री के पार्ट 1 में ही आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन पर स्टोशियोमेट्री अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि वो इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो। तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखें तो ये 2 AlCl3 होगा और 2 × 6 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ 6 HCl, अब 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ हमको 3 लिखना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो इस इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल एल्युमिनियम गिव्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, सिंस 2 मोल एल्युमिनियम ये देता है 3 मोल हाइड्रोजन, इस हेंस 1 मोल एल्युमिनियम ये दे देगा 3/2 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, इतना आप नोट करिए। अब चूंकि 1 मोल एल्युमिनियम से हमको इतना मोल हाइड्रोजन मिल रहा और एल्युमिनियम है अपने पास कितना 1 - x/27, तो अब इस प्रॉब्लम को कोने में लेना पड़ेगा। देखिए, चूंकि 1 मोल एल्युमिनियम से मिला इतना मोल हाइड्रोजन, इसलिए हेंस 1 - x/27 मोल एल्युमिनियम
से मिल जाएगा हमको कितना 1 माइनस एक्स अपॉन 27 इंटू 3/2 मोल हाइड्रोजन। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 9 27, 9 2 18, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 18 मोल H2। अब देखिए इतना मोल हाइड्रोजन आपको मैग्नीशियम से मिला और इतना मोल हाइड्रोजन आपको एल्युमिनियम से मिला पूरे एलॉय में से, और फाइनली क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 0.05 मोल हाइड्रोजन मिला है। तो यानी इसको और ये दोनों हाइड्रोजन की अमाउंट है, इनको अगर जोड़ दें तो वो इसके बराबर आएंगी। तो जोड़ देते हैं इसको, ये हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ये आपको बताया है कि x अपॉन 24 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 18 इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 72, 24 3 72, तो ये हो गया 3x प्लस 18 4 72, 4 माइनस 4x, ये बराबर 0.05। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4x, तो 4 माइनस x अब बराबर हो जाएगा 72 गुणे 0.05। ठीक है, फोर माइनस 4x। ठीक है, तो ये माइनस x को उस तरफ ले आए, नहीं कहीं गलत हो रहा है, 18 4 72, तो 4 माइनस 4x, तो 4x, x में तो माइनस x, 4 माइनस x। देखिए इसको सॉल्व कर लें, और तो ये 5 2 10, 5 दूना 10, 1 5 7 35 36, 3.6, यानी माइनस, अब x को उस तरफ ले जाएं, x को उस तरफ ले जाएं तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3.6, ये बराबर 0.4 ग्राम। अब x हमने क्या माना था, लेट मैग्नीशियम इन एलॉय इज इक्वल टू x ग्राम, यानी एलॉय के अंदर 0.4 ग्राम मैग्नीशियम हो गया, और एल्युमिनियम कितना है हमारा 1 माइनस एक्स, तो 1 में से 0.4 ग्राम घटाएंगे तो 0.6 ग्राम, ये बराबर हो गया मैग्नीशियम इन एलॉय। This implies that aluminium in alloy 1 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.4, और ये बराबर हो जाएगा 0.6 ग्राम। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ स्टोशियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट के नॉलेज से आप इस तरह की टफ से टफ प्रॉब्लम्स को भी चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की। तो इस तरह से अब जो पहला चैप्टर है आपका 11th NCERT में, उसमें अब तक हमने मोल कॉन्सेप्ट पर 2 वीडियो, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर टोटल 3 वीडियो, ये आज तीसरा है जो अब YouTube पर अपलोड हो जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। इसके बाद अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पर जाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो काफ़ी रात हो रही है तो अब इसको रोकना पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स पर अगली वीडियो जल्द ही आएगी। इस पूरी प्रोसेस में मेरा जो मंतव्य है वो ये है कि आज भी हमारे देश में बच्चे 2 कैटेगरीज में हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो अपने परिवार से काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास, और इच्छा भी है पढ़ने की, कुछ बनने की। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे घरों से हैं हमारे देश में जिनके पास साधन तो छोड़िए साहब, NCERT की बुक खरीदने के लिए भी उनके परिवारों में सोचना पड़ता है। उन घरों के बच्चों के लिए अरिहंत या जो दूसरे अच्छे पब्लिकेशंस हैं उनके बुक सेट्स आज भी डे ड्रीम है, यानी दिवा स्वप्न है। तो मेरा ये जो प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयास तो यह है कि सभी बच्चों तक पहुँचे, लेकिन प्राइमरीली वो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है उन तक मैं पहुंच पाऊं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं या सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन हाँ ये है कि जितना भी मुझे पता है मैं उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस जर्नी में मुझे उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि मेरे वीडियोस थोड़ा लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं ट्रिक्स पर नहीं जाता कि 5 मिनट की एक ट्रिक या 10 मिनट की एक ट्रिक, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को अंदर तक क्लियर करते हुए फिर उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सेम वीडियोस में पुटअप करना चाहता हूं और इसी तरह से करूंगा। तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जिनके पास किसी अदर रिसोर्स का अभाव है। तो आप सभी मेरी मदद करें ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं, उनको गाइड कर सकूं, और इसके लिए आप सभी इन वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं उसमें शेयर करें, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आजकल लगभग सभी सुदूर देहातों में भी फैल चुका है। तो आपके इस सपोर्ट से मैं शायद उन कुछ बच्चों या सिर्फ एक भी बच्चे तक पहुंच सका जो अभाव में है और पढ़ना चाहता है और जिसको मेरे पढ़ाने के ढंग से समझ में आता है। तो मैं आपका ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।